हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल बरेली से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अभी हम लोग ले रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ एनसीईआरटी की बुक क्लास 12th की, और उसका चैप्टर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और इस तरीके से काफ़ी आपको मेरे चैनल से हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इस पे हमने सारे जो हैं चैप्टर्स की समरी दी हुई है। आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग अगर हम लें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, कोई भी हमें बिजनेस करना है, तो उसमें जो काम करने हैं उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कितने तरीके के काम हो सकते हैं उनको हम ग्रुप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। मींस वो लोग जो काम करेंगे वो क्या उनके पास में अथॉरिटी होगी, क्या उनकी जिम्मेदारियां होंगी, और उनके बीच के क्या रिलेशनशिप्स होंगे। ये सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइजिंग में सोचनी है, समझनी है और करनी है। अब हम बात करते हैं कि स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ द वर्क। जैसा कि अभी बताया कि बिजनेस करना है तो काम करना है, काम क्या क्या है, कौन सा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे सेकेंड स्टेप में। मीन्स हम जो काम लगभग एक से हैं उनको एक जगह रखने की कोशिश करेंगे, और वो एक से काम को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कह दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई रुपए पैसे का काम कर रहा है, लेना देना रुपए का, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट कह दिया। कोई अगर मान लीजिए बेचने का काम कर रहा है सामान को, इस तरीके का जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, एडवर्टाइजमेंट करना है, उसको हमने मार्केटिंग कह दिया। तो इस तरीके से डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात आएगी। देन असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज़। फिर ड्यूटीज़ हमें असाइन करनी है, एम्प्लॉयज़ कौन से होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्या किसको ड्यूटी दी जाएगी, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर रहे हैं। फिर उनके रिलेशनशिप क्या होंगे, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किससे इंस्ट्रक्शंस आएगा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये बात की जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग के क्या इंपॉर्टेंस होंगे। देखिए, सबसे पहला लिखा है इसमें बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। मींस एक सा काम एक व्यक्ति करेगा, एक डिपार्टमेंट में करा जाएगा तो वो बेहतर हो जाएगा। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी रहेगी। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकेगा। एंड एडेप्टेशन टू चेंज। अगर कोई बदलाव होने वाला है, बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव होने वाला है, तो उसके लिए भी हम तैयार हो सकते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है। देन पर्सनल का डेवलपमेंट होगा, और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए भी हम तैयार रह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की फिर बात आएगी तो रेफर्स टू फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें कि मैनेजरल और ऑपरेटिंग टास्क किए जाएंगे। अथॉरिटी की बात यहाँ पर भी आएगी, कम्युनिकेशन की भी आएगी, रिसोर्स फ्लो की भी आएगी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने तरीके के हो सकते हैं, मींस किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो सबसे पहला बताया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब कि हम एक से कामों को एक जगह रख रहे हैं। तो जैसा कि मार्केटिंग का काम, फाइनेंस का काम अभी पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसके बेसिस पे हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखा हुआ है। इसके क्या एडवांटेजेस हैं। स्पेशलाइजेशन हो सकता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो सकता है, एक सा काम कर रहे हैं लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे। दैन क्लियर करियर पाथ भी हो सकता है। इसमें लोगों को पता है कि उनका प्रमोशन क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस तरीके की बातें हैं, कहाँ तक वो पहुँच सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। डिसएडवांटेज हो सकता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, कोऑर्डिनेशन में इशू आ जाए, लिमिटेड ग्रोथ बियॉन्ड फंक्शंस, इस तरीके का जो बातें हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर की आ रही हैं। सेकंड, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम काम करने के तरीक़ों के बेसिस पे डिवाइड ना करके किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, डिवीज़न के बेसिस पे कर रहे हैं। डिवीज़न बनाया, डिवीज़न किसके बेस पे बना सकते हैं, प्रोडक्ट के बेस पे बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक प्रोडक्ट है
जो कि फूड प्रोडक्ट, किचन के से रिलेटेड फूड आइटम्स हैं। दूसरा हो सकता है कि हमारा कंपनी कोई ऐसी भी चीज़ें बना रही है जो कि शैम्पू वगैरह। तो इस तरीके के ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस हो गए। इनके बेस पे भी हम इस डिविजनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, रीजन के बेसिस पे बना सकते हैं, अलग अलग नॉर्थ जोन, साउथ जोन, इस तरीके से मार्केट के बेस पे, रूरल है, अर्बन है, फीमेल है, जेंट्स का है, इस तरीके से भी हम डिवीज़न स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका क्या एडवांटेज है, प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन हमें मिलेगा, एक तरीके के प्रोडक्ट को हम डील करेंगे, अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी, डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाएगी। मगर डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, डुप्लीकेशन इन रिसोर्सेज। वो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है उस मार्केट में, तो वो एक डिवीज़न से जा रहा है, फिर दूसरे डिवीज़न से भी उसी मार्केट में जा रहा है, इस तरीके से डुप्लीकेशन हो सकता है, कुछ कॉस्टली स्ट्रक्चर पड़ सकता है, बिकॉज इस तरीके का डुप्लीकेशन भी हो रहा है। अब हम ये भी समझ सकते हैं कि भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। तो देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होगा जो कि मैनेजमेंट किसी बिजनेस का डिफाइन करेगा, बनाएगा, वो फॉर्मल कहलाएगा, जहाँ पर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियरली इस्टेब्लिश किया गया होगा। मगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगे वो कोई मैनेजमेंट डिसाइड नहीं कर रहा है। वो जैसे कि हम मान लीजिए कोई हमने अपना फ्रेंडशिप क्लब बना लिया, तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं वो इनफॉर्मल एनजीओ कोई हमने ऐसा बना लिया जिसको अभी हमने रजिस्टर नहीं करा, मिलके कोई वॉलंटरी काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के कामों को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की भी बात आती है। तो अथॉरिटी को डेलीगेट करना मीन्स अपने अथॉरिटी को किसी और को देना, उसको भी रिस्पॉन्सिबल बनाना, क्योंकि छोटा काम तो कोई एक व्यक्ति कर सकता है, मगर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, बहुत सारे बॉसेस की ज़रूरत होगी, तो उनको डेलीगेट करना पड़ेगा अपनी अथॉरिटी को, और काम दूसरों से लेना पड़ेगा। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में लिखा है, अथॉरिटी means right to give orders, responsibility means duty to perform task, accountability means answerable होंगे आउटकम्स के लिए। तो इस तरीके का हम यहाँ पर समझ रहे हैं अथॉरिटी के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि हम सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कर रहे हैं, दूसरे लोगों को हम पावर दे रहे हैं कि वो अपने आप डिसीजंस ले सकें और काम को दूसरों से करवा सकें। डिफरेंस फ्रॉम डेलीगेशन, तो डेलीगेशन जो है वो इंडिविजुअल है और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल है। अब इसका इम्पोर्टेंस बताया डिसेंट्रलाइजेशन का, क्या है, इनिशिएटिव लोग लेंगे तो टॉप मैनेजमेंट का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, क्विक डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रोथ को भी ये लेके आएगा। थैंक यू सो मच। ये देखिए लगभग 8 मिनट में जो चैप्टर 5 है उसका समरी हो गया। इसको आप वीडियो को कई बार देखिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये देखिए ये वीडियो जो है, जैसे ये फंडामेंटल बुक्स हैं हमारी, इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं या फिर आपका ये बिजनेस स्टडी जो हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ये फंडामेंटल बुक्स हैं, ये आपके आने वाले कोर्सेज में भी काम आएंगी। BBA, BCom, MBA सभी में ये काम आने वाली हैं। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी ये काम आने वाला है। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स आपको कैसा